ग्रुप ए बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। 1. नेपोलियन का जन्म कहां हुआ था? माइनस उत्तर ए. कोर्सिका। 2. नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? उत्तर बी. 20 अगस्त 1770। 3. पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने किसे हराया था? माइनस उत्तर सी. मिस्र। 4. सम्राट के रूप में नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर ए. 2 दिसंबर 1804। 5. महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन किस देश को हानि पहुंचाना चाहता था? उत्तर बी. इंग्लैंड। 6. वाटरलू किस देश में है? उत्तर सी. हॉलैंड, वर्तमान बेल्जियम। 7. नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? उत्तर ए. 1821। 8. सिविल कोड की रचना किसने की थी? माइनस उत्तर ए. नेपोलियन। 9. नेपोलियन ने टिलसिट की संधि किस देश के साथ की थी? उत्तर ए. रूस। 10. नेपोलियन द्वारा स्पेन पर आक्रमण के समय स्पेन का राजा कौन था? माइनस उत्तर बी. वॉल्टर। यहां संभवतः फर्डिनेंड सप्तम का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन विकल्पों के अनुसार वॉल्टर चुना गया है। 11. ट्राफलगर का वेलेजली का अधिकार कब हुआ? उत्तर बी. 12 जनवरी 1816। यहां प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है। ट्राफलगर का युद्ध एक नौसैनिक युद्ध था जिसमें वेलेजली शामिल नहीं थे। संभवतः ये किसी और घटना का उल्लेख कर रहा है। दिए गए विकल्पों में से यह उत्तर चुना गया है। 12. नेपोलियन की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर ए. जोसेफाइन। ग्रुप बी, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें। 1. नेपोलियन फ्रांस की सेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कब नियुक्त हुए और उस समय उनकी उम्र क्या थी? नेपोलियन को 1785 में सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया था और उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी। 2. ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि कब की थी? ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ 17 अक्टूबर 1797 को कैंपो फॉर्मियो की संधि की थी। 3. जर्मनी युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस वर्ष परास्त किया था? जर्मनी युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 1813 में लिप्जिग के युद्ध बैटल ऑफ लाइप्जिग में परास्त किया था। 4. नेपोलियन कोड किस वर्ष संपूर्ण फ्रांस में लागू कर दिया गया? नेपोलियन कोड 21 मार्च 1804 को संपूर्ण फ्रांस में लागू कर दिया गया। 5. सिविल मैरिज का नियम क्या था? सिविल मैरिज का नियम राज्य द्वारा पंजीकृत विवाह की अनुमति देता था, जो धार्मिक संस्कारों से अलग था। 6. मैं ही क्रांति हूं, इस कथन की व्याख्या स्पष्ट करें। इस कथन का अर्थ है कि नेपोलियन खुद को फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों और परिवर्तनों का प्रतीक मानता था। वह क्रांति द्वारा स्थापित नई व्यवस्था और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 7. क्रांति पुत्र किसे कहा जाता था? क्रांति पुत्र नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था, क्योंकि वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरा और उसके आदर्शों को आगे बढ़ाया। 8. नेपोलियन ने प्रशा को किस वर्ष पराजित किया? नेपोलियन ने प्रशा को 1806 में जेना ऑर्स्टेड बैटल ऑफ जेना ऑर्स्टेड के युद्ध में पराजित किया। 9. बर्लिन आदेश से आप क्या समझते हैं? बर्लिन आदेश, बर्लिन डिक्री 1806 में नेपोलियन द्वारा जारी किया गया था, जिसने ब्रिटिश द्वीपों की नाकाबंदी की घोषणा की और यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से मना किया। यह महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम का हिस्सा था। 10. ऑर्डर इन काउंसिल क्या था? ऑर्डर इन काउंसिल ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश थे, जो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के जवाब में थे। इन आदेशों ने तटस्थ देशों को फ्रांसीसी नियंत्रण वाले बंदरगाहों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 इतिहास विषय अध्याय 2 क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का साम्राज्य तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा, प्रश्नोत्तर। यहां आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ग्रुप -C अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। 1. नील नदी का युद्ध किसके बीच और कब हुआ? उसमें कौन पराजित हुआ? किसके बीच? नील नदी का युद्ध ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ था। कब हुआ? यह युद्ध 1 अगस्त से 3 अगस्त 1798 के बीच लड़ा गया था। कौन पराजित हुआ? इस युद्ध में फ्रांसीसी नौसेना बुरी तरह से पराजित हुई थी। 2. नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ? सम्राट बनने के बाद उसे क्या कहा गया? राज्याभिषेक कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को हुआ था। सम्राट बनने के बाद उसे क्या कहा गया? सम्राट बनने के बाद उसे फ्रांस का सम्राट कहा गया। 3. नेपोलियन ने पादरियों पर से पोप के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए 3 प्रमुख व्यवस्थाएं क्या की थीं?
नेपोलियन ने पादरियों पर से पोप के नियंत्रण को समाप्त करने और उन्हें राज्य के अधीन लाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख व्यवस्थाएं की थीं। कॉन्कॉर्डाट धर्म समझौता 1801। नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया जिसके तहत कैथोलिक धर्म को फ्रांस के अधिकांश नागरिकों का धर्म स्वीकार किया गया, लेकिन चर्च राज्य के नियंत्रण में रहा। पादरियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी और उन्हें राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। धार्मिक सहिष्णुता। नेपोलियन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जिससे अन्य धर्मों के लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इससे पोप का धार्मिक मामलों पर एकाधिकार कमजोर हुआ। नागरिक संविधान सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी को लागू रखना। यद्यपि यह क्रांति के दौरान पारित हुआ था, नेपोलियन ने इसके कुछ प्रावधानों को बनाए रखा जिसने पादरियों को राज्य के कर्मचारी के रूप में स्थापित किया और पोप के अधिकार को सीमित किया। 4. महाद्वीपीय व्यवस्था किसे कहते हैं? महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन द्वारा 1806 में शुरू की गई एक आर्थिक नाकेबंदी थी। इसका उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन को व्यापार से वंचित करके उसे कमजोर करना था। इसके तहत फ्रांस और उसके सहयोगी देशों को ब्रिटिश वस्तुओं का व्यापार करने से रोक दिया गया था। ग्रुप -D लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न 4 अंक के हैं। 1. नेपोलियन कोड क्या था? नेपोलियन कोड, जिसे नागरिक संहिता सिविल कोड भी कहा जाता है, 1804 में नेपोलियन द्वारा लागू कानूनों का एक संग्रह था। इसने फ्रांसीसी कानून को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाया। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं: कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, जन्मसिद्ध विशेषाधिकारों की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता, परिवार के मुखिया के रूप में पिता का अधिकार स्थापित करना। नेपोलियन कोड ने फ्रांस और यूरोप के कई अन्य देशों में कानूनी व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 2. प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन के प्रमुख कार्य क्या थे? 1799 में सत्ता संभालने के बाद प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। देश में शांति स्थापित करना। नेपोलियन ने आंतरिक विद्रोहों को दबाया और राजनीतिक स्थिरता लाई। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। उन्होंने एक नई मुद्रा फ्रैंक शुरू की, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की और कर प्रणाली को सुधारा। कानूनी सुधार। उन्होंने नेपोलियन कोड जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया। शिक्षा का पुनर्गठन। उन्होंने एक केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली स्थापित की जिसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के स्कूल शामिल थे। प्रशासन का केंद्रीकरण। उन्होंने देश के प्रशासन को अधिक कुशल और केंद्रीकृत बनाया। धर्म के साथ समझौता कॉन्कॉर्डेट। उन्होंने पोप के साथ समझौता करके धार्मिक शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 3. स्पेनी नासूर से आप क्या समझते हैं? स्पेनी नासूर शब्द का प्रयोग नेपोलियन के स्पेन पर आक्रमण और उसके बाद हुए लंबे और खर्चीले युद्ध का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन के सिंहासन पर अपने भाई जोसेफ को बैठा दिया, जिसके कारण स्पेनिश लोगों ने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह एक लंबे गुरिल्ला युद्ध में बदल गया जिसमें फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान हुआ। यह युद्ध नेपोलियन के लिए एक लगातार सिरदर्द और संसाधन का नासूर बन गया जिसने उसकी सैन्य शक्ति को कमजोर किया। 4. टिलसिट संधि की शर्तें क्या थीं? जुलाई 1807 में फ्रांस और रूस के बीच टिलसिट में 2 संधियां हस्ताक्षरित हुईं। पहली संधि फ्रांस और रूस के बीच। इस संधि के तहत रूस ने फ्रांस के साथ गठबंधन किया और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ महाद्वीपीय व्यवस्था में शामिल होने पर सहमत हुआ। रूस ने फ्रांस के कई क्षेत्रीय अधिग्रहणों को मान्यता दी। दूसरी संधि फ्रांस और प्रशिया के बीच। इस संधि के तहत प्रशिया ने अपना आधा क्षेत्र खो दिया, जिसमें एल्बे नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र शामिल थे जो वेस्टफेलिया के नए राज्य का हिस्सा बन गए। प्रशिया को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी और फ्रांसीसी सेना को अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति देनी पड़ी। टिलसिट की संधियों ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया और नेपोलियन की शक्ति के शिखर को चिह्नित किया। ग्रुप -E वर्णनात्मक प्रश्न। सभी प्रश्न 8 अंक के हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 इतिहास विषय के द्वितीय अध्याय क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का साम्राज्य तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 1. नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन उत्कर्ष का संक्षिप्त वर्णन करें। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कोर्सिका में हुआ था। उन्होंने फ्रांस की सेना में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा के कारण तेजी से रैंक्स हासिल की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया और अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। 1799 में उन्होंने एक सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया और फ्रांस के प्रथम कौंसल बने।
धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित की, कानून का एक नया कोड नेपोलियन कोड लागू किया और शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। उन्होंने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की और फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित किया। 2. नेपोलियन विधान संहिता क्या थी? उसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। नेपोलियन विधान संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है, 1804 में नेपोलियन के शासनकाल में लागू किए गए कानूनों का एक संग्रह था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। कानून के समक्ष समानता, इसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान घोषित किया। संपत्ति का अधिकार, इसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया और व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का शांतिपूर्वक आनंद लेने का अधिकार दिया। धार्मिक सहिष्णुता, इसने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुबंध की स्वतंत्रता को स्थापित किया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इसने परिवार में पिता के अधिकार को मजबूत किया और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा। कानून की स्पष्टता और सरलता, इसका उद्देश्य कानूनों को स्पष्ट, सुसंगत और समझने में आसान बनाना था। 3. प्रथम कांसुल के रूप में नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करें। प्रथम कांसुल के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस में व्यापक सुधार किए, जिनका उद्देश्य देश को स्थिर करना और मजबूत करना था। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं। प्रशासनिक सुधार, उन्होंने फ्रांस को अधिक कुशल बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। प्रांतों को प्रांतों में पुनर्गठित किया गया और प्रत्येक प्रांत में एक प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया जो सीधे केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी था। वित्तीय सुधार, उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और एक नई कर प्रणाली लागू की जो अधिक न्यायसंगत और कुशल थी। कानूनी सुधार, उन्होंने नेपोलियन कोड का निर्माण और कार्यान्वयन करवाया जिसने फ्रांसीसी कानून को आधुनिक बनाया और पूरे देश में एक रूपता लाई। शैक्षणिक सुधार, उन्होंने शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित किया, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की और उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने इंपीरियल विश्वविद्यालय की स्थापना की। धार्मिक सुलह, उन्होंने 1801 में कैथोलिक चर्च के साथ एक कॉन्कॉर्डेट पर हस्ताक्षर करके धार्मिक शांति स्थापित की, जिससे चर्च को राज्य द्वारा मान्यता मिली, लेकिन राज्य का नियंत्रण भी बना रहा। सार्वजनिक कार्य, उन्होंने सड़कों, पुलों और नहरों जैसे सार्वजनिक कार्यों को बढ़ावा दिया, जिससे व्यापार और परिवहन में सुधार हुआ। 4. नेपोलियन के स्पेन के युद्ध व उसके प्रभावों का वर्णन करें। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण किया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा नियुक्त किया। स्पेन के लोगों ने फ्रांसीसी शासन का कड़ा विरोध किया और एक लंबा और खूनी गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को प्रायद्वीपीय युद्ध, पेनिनसुलर वॉर के रूप में भी जाना जाता है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित थे। फ्रांसीसी सेना का कमजोर होना, स्पेन में लगातार युद्ध ने नेपोलियन की विशाल सेना के संसाधनों और जनशक्ति को काफी हद तक कम कर दिया। राष्ट्रवाद का उदय, स्पेनिश लोगों के फ्रांसीसी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध ने स्पेन में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। यह प्रतिरोध अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। ब्रिटेन की भूमिका, ब्रिटेन ने स्पेनिश विद्रोहियों का समर्थन किया और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन की प्रतिष्ठा को क्षति, स्पेन में फ्रांसीसी सेना की विफलता ने नेपोलियन की अजेयता की छवि को धूमिल किया। अन्य यूरोपीय देशों पर प्रभाव, स्पेन में फ्रांसीसी कमजोरी को देखकर ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों ने भी फ्रांस के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस दिखाया। 5. महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, नेपोलियन द्वारा 1806 में ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से बनाई गई एक नीति थी। इसके तहत नेपोलियन ने यूरोपीय देशों को ब्रिटिश सामानों का व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापार को बाधित करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और इस प्रकार उसे युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर करना था। महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन, नेपोलियन ने बर्लिन और मिलान के आदेशों के माध्यम से इस व्यवस्था को लागू किया। इसके तहत फ्रांस और उसके सहयोगी देशों के बंदरगाह ब्रिटिश जहाजों के लिए बंद कर दिए गए। ब्रिटेन से आने वाले या जाने वाले किसी भी जहाज को शत्रु माना गया और उसे जब्त किया जा सकता था। नेपोलियन ने यूरोपीय देशों पर दबाव डाला कि वे इस व्यवस्था का पालन करें। महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रभाव, ब्रिटेन को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ क्योंकि उसने नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ लिए और तस्करी भी जारी रही।
महाद्वीपीय यूरोप के देशों को ब्रिटिश सामानों की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे असंतोष और नाराजगी बढ़ी। यह व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई क्योंकि कई देश गुप्त रूप से ब्रिटेन के साथ व्यापार करते रहे। इस व्यवस्था को लागू करने के नेपोलियन के प्रयासों ने कई देशों के साथ उसके संघर्षों को और बढ़ाया, जैसे कि रूस के साथ। 6. नेपोलियन साम्राज्य एवं राष्ट्रीयता के नवीन सिद्धांतों में संघर्ष का वर्णन करें। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों के माध्यम से यूरोप के एक बड़े हिस्से पर फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित किया। उसने विजित क्षेत्रों में फ्रांसीसी कानूनों, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के कुछ तत्वों को इन क्षेत्रों में लाया गया, जैसे कि सामंती व्यवस्था का उन्मूलन और कानून के समक्ष समानता। हालांकि नेपोलियन का शासन फ्रांसीसी प्रभुत्व पर आधारित था और उसने विजित देशों के लोगों पर भारी कर लगाया और उन्हें अपनी सेना के लिए सैनिक प्रदान करने के लिए मजबूर किया। इसने विजित क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। लोग फ्रांसीसी शासन को विदेशी प्रभुत्व के रूप में देखने लगे और अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। संघर्ष के मुख्य बिंदु: विदेशी शासन का विरोध। विभिन्न यूरोपीय देशों के लोगों ने फ्रांसीसी शासन को अपने राष्ट्रीय हितों और संस्कृति के खिलाफ माना। राष्ट्रीय पहचान की भावना का विकास। फ्रांसीसी दमन के खिलाफ संघर्ष ने लोगों को अपनी साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूक किया और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। जन आंदोलनों का उदय। स्पेन, जर्मनी, इटली और अन्य देशों में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ जन आंदोलन और विद्रोह हुए। बौद्धिक आंदोलन। लेखकों, कवियों और दार्शनिकों ने राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत हुई। इस प्रकार नेपोलियन साम्राज्य ने अनजाने में ही उन राष्ट्रीयता के नवीन सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जो अंततः उसके पतन का कारण बने। 7. नेपोलियन साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया का उल्लेख करें। नेपोलियन साम्राज्य के विरुद्ध पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं हुईं। कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं इस प्रकार थीं। स्पेनिश गुरिल्ला युद्ध। स्पेन के लोगों ने फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ एक लंबा और प्रभावी गुरिल्ला युद्ध चलाया, जिसने फ्रांसीसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। प्रशिया में सुधार। प्रशा ने फ्रांसीसी प्रभुत्व से मुक्ति पाने के लिए सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे वो भविष्य में फ्रांस का मुकाबला कर सके। ऑस्ट्रिया का प्रतिरोध। ऑस्ट्रिया ने कई बार फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने फ्रांसीसी प्रभुत्व को चुनौती जरूर दी। रूस का प्रतिरोध। रूस ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 1812 में नेपोलियन का रूस पर आक्रमण हुआ, जो उसकी हार का एक महत्वपूर्ण कारण बना। जर्मन राष्ट्रवाद। जर्मन राज्यों में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावनाएं उभरी। लेखकों और बुद्धिजीवियों ने जर्मन एकता और स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया। इटली में गुप्त संगठन। इटली में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ कई गुप्त राष्ट्रवादी संगठन बने, जिनका उद्देश्य इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराना था। 8. नेपोलियन द्वारा रूस अभियान का उल्लेख करें। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। इस अभियान के कई कारण थे, जिनमें रूस द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन न करना प्रमुख था। नेपोलियन को उम्मीद थी कि एक त्वरित और निर्णायक युद्ध से रूस को हराया जा सकेगा। हालांकि रूसी सेना ने सीधे मुकाबले से बचने की रणनीति अपनाई और पीछे हटती गई। अपनी पीछे हटती हुई भूमि पर जली हुई पृथ्वी की नीति अपनाई, जिससे फ्रांसीसी सेना के लिए भोजन और आपूर्ति प्राप्त करना मुश्किल हो गया। फ्रांसीसी सेना मास्को तक पहुंचने में तो सफल रही, लेकिन तब तक उसकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी। सर्दियों की शुरुआत और आपूर्ति लाइनों के खिंचाव के कारण नेपोलियन को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। रूसी सर्दी, भूख और रूसी सेना के हमलों ने फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों सैनिकों में से कुछ ही हजार फ्रांस लौट सके। रूस अभियान नेपोलियन के लिए एक विनाशकारी हार साबित हुआ और उसके साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। 9. फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में नेपोलियन के खिलाफ जन प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करें। नेपोलियन के खिलाफ विभिन्न यूरोपीय देशों में अलग अलग प्रकार की जन प्रतिक्रियाएं हुईं। फ्रांस। शुरुआत में नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति के अस्थिरता के बाद स्थिरता लाने वाले और फ्रांसीसी गौरव को बढ़ाने वाले नेता के रूप में व्यापक समर्थन मिला। हालांकि लगातार युद्धों, बढ़ती हुई भर्ती और आर्थिक कठिनाइयों के कारण धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। जर्मनी। जर्मन राज्यों में फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रवादी भावना उभरी। बुद्धिजीवियों और छात्रों ने जर्मन एकता और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। फ्रांसीसी शासन को विदेशी दमन के रूप में देखा गया। स्पेन। स्पेन में नेपोलियन के खिलाफ एक व्यापक और हिंसक जनविद्रोह हुआ।
गुरिल्ला युद्ध ने फ्रांसीसी सेना को लगातार परेशान किया और स्थानीय आबादी का व्यापक समर्थन प्राप्त किया। इटली, जो कई छोटे राज्यों में विभाजित था, नेपोलियन के शासन के तहत कुछ हद तक एकीकृत हुआ। हालांकि फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ राष्ट्रवादी गुप्त संगठन बने, जिन्होंने भविष्य में इटली के एकीकरण के लिए नींव रखी। अन्य देश पोलैंड में नेपोलियन को कुछ समर्थन मिला, क्योंकि उसने पोलैंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर वॉर्सो की डची बनाई थी। हालांकि अन्य विजित देशों में फ्रांसीसी शासन को अक्सर भारी करों, जबरन भर्ती और राजनीतिक नियंत्रण के कारण नापसंद किया गया। 10. नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे, उसका संक्षिप्त वर्णन करें। नेपोलियन के पतन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। स्पेनिश युद्ध। स्पेन में लंबे और खर्चीले युद्ध ने फ्रांसीसी सेना के संसाधनों को काफी हद तक कम कर दिया। रूस अभियान की विफलता। 1812 का रूस अभियान नेपोलियन के लिए एक विनाशकारी हार साबित हुआ और उसकी सेना की ताकत को बुरी तरह से कमजोर कर दिया। राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, जिससे विजित देशों में विद्रोह और प्रतिरोध बढ़े। महाद्वीपीय व्यवस्था की विफलता। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की नेपोलियन की नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और इसने यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। विरोधी शक्तियों का गठबंधन। ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपीय शक्तियों ने कई गठबंधन बनाए और लगातार नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़े। आंतरिक विरोध। फ्रांस में भी लगातार युद्धों और बढ़ती हुई भर्ती के कारण धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। सैन्य गलतियां। अपने करियर के अंतिम वर्षों में नेपोलियन ने कुछ महत्वपूर्ण सैन्य गलतियां की, जिनका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इन सभी कारणों के संयोजन के कारण अंततः नेपोलियन को 1814 में पद त्याग करने और फिर 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसके साम्राज्य का अंत हो गया।